हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट एजुकेशन विद दिनेश वर्मा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे हम कोई फसल उगाते हैं और उसमें खरपतवार उगाते हैं तो उन खरपतवार को हम कैसे नियंत्रण करेंगे, उसमें किस प्रकार के हम रसायनों का उपयोग करें, कैसे शाकनाशियों का उपयोग करें जिससे हमारी मुख्य फसल बच जाए और खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएँ, तो इसमें देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा शाकनाशी का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले है कि शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण। शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण खरपतवारों के चयन के आधार पर किया गया है। जो हमारे ये शाकनाशी हैं इनका वर्गीकरण इनके खरपतवारों के चयन के आधार पर किया गया है कि हमारे खरपतवार कैसे हैं। तो इसमें पहला आता है वर्णात्मक शाकनाशी, सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है? सेलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब होता है कि ऐसे शाकनाशी जो मुख्य फसल को छोड़कर केवल खरपतवार को ही पूरी तरह से नष्ट करते हैं, वो सेलेक्टिव हर्बिसाइड या वर्णात्मक शाकनाशी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारे सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन है। तो इसमें है कि यह शाकनाशी खड़ी फसल में टारगेट पौधे या खरपतवार को ही नष्ट करते हैं। तो ऐसे शाकनाशी जो खड़ी फसल में इनका उपयोग किया जाता है तो ये केवल खरपतवार को ही नष्ट करते हैं और मुख्य फसल वैसे की वैसी रहती है और खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा है सेलेक्टिव हर्बिसाइड में 2,4-D, दूसरा हमारा है एट्राजिन और तीसरा हमारा है सीमाजिन। ये तीन ऐसे हर्बिसाइड हैं जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। ये केवल खरपतवार को ही पूरी तरह से नष्ट करते हैं, मुख्य फसल पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं आवरणात्मक शाकनाशी, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन होते हैं? तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड वे आवरणात्मक शाकनाशी होते हैं जिनके उपयोग से हम खरपतवार तो हमारे खेत के नष्ट ही होंगे, साथ साथ मुख्य फसल है वो भी पूरी तरह से प्रभावित होती है और वो भी नष्ट हो जाती है। और हम देखेंगे इनका उपयोग कैसे करेंगे। तो ऐसे शाकनाशी जो खरपतवारों के साथ साथ मुख्य फसल को भी नष्ट कर देते हैं, ये आवरणात्मक शाकनाशी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं। इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो इनका उपयोग सड़कों के किनारे या खरपतवार बाहुल वाले आकर्षित जहाँ खेती ना होती हो ऐसे क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग मुख्यतः ऐसे दोस्तों किया जाता है जहाँ पर सड़क है और सड़क के किनारे कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट करना है। या आकर्षित क्षेत्र, आकर्षित क्षेत्र का मतलब है ऐसा परिक्षेत्र जहाँ पर कृषण क्रिया ना की गई हो, काफ़ी देर से कृषि कार्य ना किया गया हो, वैसे पड़ा रहा वो क्षेत्र, जिसे गांव में प्रति भाषा कहते हैं, हमें भाषा में इसे प्रति कहते हैं। तो वो हमारा होगा आकर्षित खेती, जहाँ पर कृषि कार्य ना किया गया हो लंबे समय से। तो वहाँ पर और सड़क के किनारे जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड ये खरपतवार के साथ साथ मुख्य फसल को भी पूरी तरह से प्रभावित करते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो सड़क के किनारे या जहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है वहाँ पर इनका प्रयोग करना उत्तम होता है। फिर इसमें देखते हैं कि इनको जीरो टिलेज हर्बिसाइड भी कहा जाता है। जीरो टिलेज हर्बिसाइड का मतलब है जहाँ पर जुताई गुड़ाई निराई ना की गई हो वहाँ पर इनका प्रयोग करना टिलेज हर्बिसाइड के अंतर्गत आते हैं। तो टिलेज हर्बिसाइड इन्हें कहते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि टिलेज हर्बिसाइड के अंतर्गत कौन कौन से रसायन का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा है पहला है डाइकॉट। क्या है? डाइकॉट। दूसरा हमारा पैराकॉट, तीसरा हमारा है ग्लाइफोसेट और चौथा हमारा बीडायल। इनका ये सब नॉन सेलेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इनके उपयोग से हम अच्छे से खरपतवारों का नष्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं अनुप्रयोग समय के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें है कि अनुप्रयोग समय के आधार पर वर्गीकरण क्या है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। खेत की तैयारी के बाद एवं फसल बुआई के 1-2 दिन पूर्व प्रयोग किया जाता है, इसे प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। जिससे हमें किसी फसल की बुआई करना है तो खेत की तैयारी तो करना ही होगा। खेत की तैयारी किए और फसल बुआई के 1-2 दिन पूर्व जो कार्य किया जाता है उसमें या भी जो भी उसमें क्रियाएं की जाती हैं वो सब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो दवाएं उपयोग की जाएंगी इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड,
जो भी हैं या हर्बिसाइड, तो उनमें देखते हैं तो इसमें हमारा सबसे हो जाएगा फ्लूक्लोरेलिन हो जाएगा, फ्लूक्लोरेलिन जिसे बेसिलिन भी कहते हैं, फिर ट्राइफ्लूरेलिन हो जाएगा और इपिक हो जाएगा। ये इनके लिए महत्वपूर्ण हर्बिसाइड होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें देखते हैं कि एक होता है प्री इमरजेंस, एक होता है पोस्ट इमरजेंस, अंकुरण से पूर्व और अंकुरण के बाद। तो प्री इमरजेंस इसमें बताया गया है फसल बुआई के पश्चात खरपतवारों के उगने से पूर्व या बाद, लेकिन फसल अंकुरण से पूर्व प्रयोग किया जाता है। इसमें फसल बुआई के पश्चात हमने फसल की बुआई कर दी है, उसमें खरपतवार उगे हैं या नहीं उगे हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन फसल अंकुरण उसमें ना हुआ उससे पूर्व जितने भी दवाइयों का उपयोग किया जाता है, हर्बिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, बीडीसाइड हो, यानी जो कर्षण क्रियाएँ की जाती हैं वो सब प्री इमरजेंस के अंतर्गत आते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं, फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो प्री इमरजेंस होता है इसमें किन रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सबसे पहले एट्राजिन। क्या हो जाएगा? एट्राजिन। सबसे पहले हमारा इसमें हो जाएगा एट्राजिन। दूसरा हमारा एलाक्लोर, जिसे लासो के नाम से भी जानते हैं। एक है बूटाक्लोर। नेक्स्ट है इसमें पेंडिमिथिलिन, जिनका उपयोग हम दलहनी फसलों में करते हैं। फिर है लास्ट में माइट्रीबुजिन। क्या है? माइट्रीबुजिन। इनके उपयोग से हम अच्छे प्रकार से इनका उपयोग करेंगे, जिसे हमें फिर इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जो पोस्ट इमरजेंस के अंतर्गत आते हैं। पोस्ट इमरजेंस क्या है? तो पोस्ट इमरजेंस के बारे में जैसे कहते हैं अंकुरण के पश्चात जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी दवाओं का उपयोग किया जाता है, जो भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, जुताई गुड़ाई निराई जो भी की जाए वो सब पोस्ट इमरजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हो जाएगा यह शाकनाशी फसल अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी शाकनाशी का प्रयोग तब करते हैं जब हमारी फसल खड़ी हो, फसल लगी हो, जो उसमें प्रयोग किया जाएगा वो सब पोस्ट इमरजेंस के अंतर्गत आते हैं। यह शाकनाशी फसल अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा 2,4-D, ये कॉमन होता है। फिर आइसोप्रोटान, ये आइसोप्रोटान पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है, इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें हम 2,4-D और प्रोपेनिल का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से आइसोप्रोटान प्रतिबंधित हो चुका है, इसका उपयोग करेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि पोस्ट इमरजेंस क्या है, प्री इमरजेंस क्या है, ऋणात्मक हर्बिसाइड क्या हैं, आवरणात्मक हर्बिसाइड क्या हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में अच्छे से हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।